एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत तो बहुत कम अमाउंट के अंदर होती है, लेकिन ये प्लांट के लिए होते बहुत ज़रूरी हैं। इनकी फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है उनके बारे में पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज हम फोकस कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के लिए 8 होते हैं, 8 हैं। तो ये 8 का सीक्वेंस हम याद करते हैं कि फैकुमंजन, क्या फैकुमंजन बोमोकलनी, क्या बोल गया मैं, ये एक तरह का नेमोनिक बना रखा है मैंने, जिससे कि मैं याद रखता हूँ इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कि फैकुमंजन बोमोकलनी, बो फॉर बोरॉन, मोकलनी मोलिब्डेनम निकल और साथ में क्लोरीन। तो ये जो सीक्वेंस है इसे आप याद रखें क्योंकि ये ज़रूरी होता है। 8 हैं, इससे पहले कि 9 एलिमेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ओवरऑल कितने हैं, 17 हैं। इससे पहले कि CHO, NPK और साथ में CAMGS, इनके बारे में पिछले वीडियोस में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। उनके फंक्शंस, एफिशिएंसी, सिम्टम्स और साथ में प्लांट को उनकी अवेलेबिलिटी किस तरह से होती है, ये सब बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वैसे इस वीडियो के दौरान हम फोकस करेंगे फेरस की फंक्शंस और साथ में उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को यानी फेरस के टॉपिक को, Fe के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सॉइल ये क्या चीज़ है। पूल्स का मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर किस तरह से अवेलेबल है, इसके बारे में वीट्स नाम के साइंटिस्ट ने 1962 के अंदर बताया। क्या बताया इसने? बताया कि 5 तरह से डिवाइड कर दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, 5 अलग अलग पूल बताए इसने, ABCDE। कौन से ये 5 पूल हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा कि ए पूल के अंदर उन माइक्रोन्यूट्रिएंट को रखा है जो कि हम देखते हैं सॉइल सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल होते हैं एंड कंटेन वाटर सॉल्युबल आयंस, है ना, कि ऐसा पूल है जिसके अंदर वाटर के अंदर जो सॉल्युबल आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बी पूल को वो कहा गया है जो कि एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि एक्सचेंजेबल हैं किससे, तो हम देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अमोनियम, NH4+। तो ये भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। पूल सेकंड के अंदर किन माइक्रोन्यूट्रिएंट को रखा जा सकता है। साथ में सी पूल जो है उसके अंदर मैं ऐसे याद रखता था, सी से सी मैच करना है, यानी किलेटेड, है ना, ये किलेटेड, या हम कह सकते हैं किलेट मॉलिक्यूल आप जानते होंगे जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें से हम देख सकते हैं न्यूट्रिएंट बाहर नहीं आ सकते। तो एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, राइट। तो ये किलेट स्ट्रक्चर जो है वो किसमें है, पूल सी के अंदर रखी गई हैं। जबकि पूल डी के अंदर हम देखते हैं वो है सेकेंडरी क्ले मिनरल्स। सेकेंडरी क्ले मिनरल्स आप जानते ही हैं, प्राइमरी मिनरल्स की विदरिंग से ही बनते हैं, जो है ना सेकेंडरी क्ले मिनरल्स, और साथ में प्राइमरी क्ले मिनरल्स यानी जो कि रॉक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, रॉक्स जिनसे मिलकर बनी होती है। तो कहने का मतलब इस तरह से 5 हम देखते हैं पूल्स में उन्होंने बांटा। और आप ये समझ सकते हैं कि हर एक, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए देखते जा रहे हैं, पूल ई तक पढ़ रहे हैं, तब उसकी प्लांट को अवेलेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, है ना, कि भाई प्राइमरी मिनरल्स जो हैं उसमें से प्लांट को अवेलेबल कम होगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हो सकता है अवेलेबल हो क्योंकि इसी की विदरिंग से बना है। इससे कम कह सकते हैं कि ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म कौन सी हो गई, किलेटेड। इससे भी ज़्यादा अवेलेबल ये एक्सचेंजेबल वाली फॉर्म। इससे भी ज़्यादा अवेलेबल कौन सी फॉर्म हो गई, तो हम देखते हैं जो सॉइल सॉल्यूशन में डायरेक्ट ही पड़े हैं। तो मेनली प्लांट को तो यही फॉर्म क्या होती है, अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये आपने, हम पोटेशियम की जब बात करी थी उस बारे में भी हमने, उस दौरान भी हमने इस बारे में बात करी थी। आई होप आपको वो चीज़ याद होगी। तो यहाँ एक नोट लगा के लिखा है कि मैंने, जिंक और कॉपर आर नॉन एग्जिस्टेंट इन पूल ए। ये जो पूल ए है इसके लिए स्पेसिफिक नोट लगाया जाता है बुक के अंदर। बुक्स में हम देखते हैं कि जिंक और कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हम देख सकते हैं अवेलेबल होंगे पूल ए के अंदर, याद रखिएगा। और ये वास्तव में पूल बी के अंदर भी, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी कमी प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हम याद रखेंगे कि जिंक और कॉपर जो है पूल सी, डी और ई फॉर्म में मिल सकते हैं। और जनरली हम देख सकते हैं सेकेंडरी क्ले मिनरल्स या किलेटेड फॉर्म या प्राइमरी क्ले मिनरल्स के रूप में ही सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पूल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सॉइल के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगा कहाँ ऐड करूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही माइक्रोन्यूट्रिएंट के टॉपिक के स्टार्टिंग में ही यहाँ ऐड कर दिया, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट हम पढ़ेंगे तो उसके जो मिनरल्स होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो उन मिनरल्स को हम याद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं फेरस यानी आयरन के बारे में। तो आयरन के कुछ मिनरल्स जो है मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जो आप जरूर याद रखेंगे। पहला मिनरल जो है वो है हेमेटाइट, नाम तो सुना ही होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके फॉर्मूले कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनके फॉर्मूलों में। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, मैग्नेटाइट का है Fe3O4। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैग्नेटाइट में M आ रहा है, जो M, जो उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, यानी तिरछा कर दो, तो आपको यहाँ वो टेढ़ा हुआ M जो एक 3 के रूप में दिखेगा। तो Fe3, इसमें Fe3 है, उसमें Fe2 है, जो एक याद हो गया तो दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद आ जाता है कि हेमेटाइट में 2 थे। तो इस तरह से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के दोनों के फॉर्मूले याद रखेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं जियोथाइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जियोथाइट का फॉर्मूला है
FeO.OH, क्या है FeO.OH, और पायराइट है Fe(S2), क्या है Fe(S2). पायराइट का पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी, फूल्स गोल्ड जिसे कहते हैं, है ना, मूर्खों का सोना। खैर हम देख रहे हैं ओलिवाइन। ओलिवाइन जो है इसे फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। कभी पढ़ा है अपनी बुक्स के अंदर आपने कि फेरोमैग्नीज सिलिकेट्स कौन है, तो वो ओलिवाइन है, तो उसका FeMg हॉट वाइज ऐसा ही हो। इस तरह से इसका फॉर्मूला में याद रखना है। तो कुछ मिनरल्स जान लिए, पूल्स जान लिए, वीट का जो क्लासिफिकेशन है पूल्स के लिए वो जान लिया माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में, और साथ में हमने ये जान लिया कि 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है। फेकू, मंजन, बोमो, कलनी, याद रहेगा। फेकू, मंजन, मंजन होता है ना वाला मंजन, फिर बोमो, जैसे गाय मोह करती है ना, तो बोमो कलनी, ऐसे करके कुछ भी सीक्वेंस आप बार बार बोलिएगा, कोशिश करिएगा 10 बार बोलें, आपको याद हो जाएगा। या आपको और भी कोई ट्रिक बनाई हुई हो ऑलरेडी, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानेंगे कि फेरस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और साथ में उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ फेरस इन प्लांट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके प्लांट्स को अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, कि ये भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF अवेलेबल कराई है, उसे पढ़िएगा। बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स दिए हुए हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं फेरस की बात नहीं कर रहा, सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए हमें कुछ फैक्टर्स याद रखने होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है उसमें से एक इंपॉर्टेंट के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सॉइल पीएच। सॉइल पीएच जो होती है, एसिडिक पीएच जो होती है, यानी 7 से कम वाली पीएच जो है, एसिडिक पीएच के अंदर जनरली हम देखते हैं फेकुमंजन जो था, फेकुमंजन कौन सा, Fe, है ना। समझ तो गए आप, फेकुमंजन का मतलब FeCuMnZn, है ना। फेकुमंजन जो है इसकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। जबकि हम देखें जो बोरॉन और मोलिब्डेनम है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो एल्केलाइन पीएच पर होती है। एल्केलाइन पीएच का मतलब समझ रहे हैं ना, जब बेसिक कंडीशंस जो हो रही हैं उनके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि बोरॉन और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी जो है कौन सी सॉइल्स में होगी, तो एसिडिक सॉइल में, क्योंकि ये तो जनरली कहाँ अवेलेबल है, एल्केलाइन सॉइल्स में। आपसे पूछ ले फेकुमंजन की, मैं फेकुमंजन ही बोलता हूँ इसे, तो फेकुमंजन की डेफिशिएंसी जो है वो कहाँ देखी जाएगी, तो वो एल्केलाइन सॉइल में देखी जा सकती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। साथ में एक पॉइंट और, जैसे कि हम बोरॉन के केस में एक फैक्टर बहुत ज़रूरी लगता है, मुझे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बोरॉन जो है वो कोरस टेक्सचर सॉइल जो है उसमें आसानी से अवेलेबल होता है। जबकि अगर क्ले वाली सॉइल जो देखते हैं हम, या जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के अंदर वो फिक्स्ड हो जाता है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं उसके, या हम कह सकते हैं आपको जो सेकेंडरी मिनरल्स वाली फॉर्म्स जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। याद है बोरॉन का सोर्स, एक मिनरल याद किया था हमने, टोरमेलिन, है ना। तो उस रूप में कहीं ना कहीं वो प्लांट को अवेलेबल नहीं रहता है। तो बोरॉन के लिए केस में ये आती है लाइन, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके सामने शेयर करी। ओके, तो इस तरह से कुछ बातें जो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है, अगर आप पढ़ना चाहें, और भी अदर टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। खैर, अभी हम बात करें फंक्शंस ऑफ फेरस इन प्लांट के बारे में। तो पहला फंक्शन जो है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इट इज़ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्लोरोफिल। याद है, बताया था ना, झूठ मत बोलना, कि क्लोरोफिल के अंदर मैंने आपको 3 एलिमेंट कहे थे इनडायरेक्ट सिंथेसिस के अंदर जो काम के होते हैं, FeMnS करा था याद हमने, फेरस, मैंगनीज और सल्फर। तो ये जो तीनों एलिमेंट याद रखते हैं, तो उसमें से आपको ये याद होना चाहिए क्लोरोफिल की इनडायरेक्ट सिंथेसिस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, फेरस जरूरी है। तो ये नहीं होगा तो फिर वही सिम्टम्स आ सकते हैं जो पीलापन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं ना, तो अभी बात करेंगे उनके बारे में हम, क्लोरोसिस वाले सिम्टम्स। ओके, सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 2 प्रोटीन ग्रुप्स। 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन ग्रुप्स का ये हिस्सा होता है। पहला ग्रुप जिसे हम हेमे प्रोटीन कहते हैं। अब ये हेमे प्रोटीन क्या होता है भाई, मतलब ये ऐसे प्रोटीन है जिसके अंदर फेरस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में जुड़ा है। मतलब ऐसे एंजाइम्स, मान लीजिए एंजाइम्स जनरली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, है ना। तो ऐसे एंजाइम्स जो हैं जिनके अंदर फेरस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उसे हम हेमे प्रोटीन कह रहे हैं। तो ये जो हेमे प्रोटीन है उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है लाइन आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एग्जांपल्स याद रहने चाहिए। क्या, परऑक्सीडेज और साथ में लैग हीमोग्लोबिन। याद है लैग हीमोग्लोबिन कहाँ था, आया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आया था। क्या वर्क था इसका लैग हीमोग्लोबिन का, याद है आपको, जो कि एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन करता है, हाँ, कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनके लिए
एनारोबिक कंडीशन डेवलप करता है। आई थिंक आपको याद होगा ये, है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये लैंग हीमोग्लोबिन परऑक्सीडेज दोनों का जरूरी कंपोनेंट है कौन, फेरस, Fe। और हम देखते हैं FeS प्रोटीन, फेरस सल्फर प्रोटीन, जो पिछले वीडियो में सल्फर वाले में ही मैंने बताया था आपको कि फेरोडॉक्सिन जो होता है वो फेरोडॉक्सिन इंपॉर्टेंट है। फेरोडॉक्सिन के साथ में एक नाम और यहीं याद कर लीजिए जो कि है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के अंदर भी फेरस है और ये दोनों ही वास्तव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं प्लांट में। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये ज़रूरी याद रहना चाहिए हमें। कौन, देखो कई नाम हैं इसमें जो याद रखने हैं, हमारे को समझने की चीज़ें कम है, याद करने की ज़्यादा है। क्या याद करना है नाम, परऑक्सीडेज, लैंग हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, परऑक्सीड, हाँ फेरोडॉक्सिन, है ना। और भी अभी देखो ये तो और तोप है क्या कि एक्टिवेट एंजाइम, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजनेज, मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी याद होंगे, मुझे इन्होंने नाम तो याद होंगे। अब इसका नाम याद करो मेरे साथ कि कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, है ना। इसको पढ़ने में ही मुझे 1 मिनट लग गया। कोप्रोपोरफायरिनोजन, है ना, टिपिकल सा नाम है और साथ में इसके साथ ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम याद रहे तो ठीक, मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन में आएगा, लेकिन इन केस आ गया तो याद रखना कि ये फेरस से, Fe से रिलेटेड था। साथ में एक और लंबा नाम भी है कि एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज, एमिनो लेविनोनिक एसिड सिंथेटेज, है ना। तो इन दोनों के ही नाम, बड़े बड़े गंदे से नाम जो थे वो फेरस से जुड़े हुए थे, ऐसे याद कर लेना। और साथ में कैटालेज भी एंजाइम जरूरी है ना। तो ये 3 तो जो रेड से लिखे हैं वो तो जरूर याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम देख रहे हैं 4th वन इज इंपॉर्टेंट रोल इन द Na मेटाबॉलिज्म। Na क्या है, नॉट अवेलेबल मेटाबॉलिज्म। अरे नहीं भाई, Na का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना। क्या है होते हैं न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, है ना, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी होता है फेरस। ठीक है, तो याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। लास्ट में जगह बची हुई थी तो मैंने कुछ ऐड कर दिया कि Fe जो है वो 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। याद करिए वो लिस्ट वापस से, जिसके अंदर मैंने आपको एक नेमोनिक याद कराया था, अल्फिकाना के मांगे, है ना, एल्यूमिनियम के बाद फेरस। तो 4th नंबर पे अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा Fe था, ठीक है, आपको याद होगा। और हम देखते हैं हेमेटाइट एंड जियोथाइट, है ना, हेमेटाइट और जियोथाइट, ये दोनों ही क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्साइड्स हैं अर्थ क्रस्ट पे। लिख लेना ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्साइड्स कौन से हैं फेरस के, तो हेमेटाइट और जियोथाइट, दोनों के फॉर्मूले अभी बताए थे मैंने पिछले साइड में, तो इसे याद रखिएगा। ओके, और तो इस तरह से हमने फंक्शंस जान लिए। अब फटाफट जान लेते हैं इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। ओके, चलिए फटाफट से अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फेरस इन प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है जनरली इन एल्केलाइन सॉइल्स। क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एसिडिक सॉइल में फेकोमंजन अवेलेबल रहता है। तो फे जो है, Fe जो है वो एल्केलाइन सॉइल में डेफिशिएंट कहा जाएगा। तो यहाँ से रिलेटेड एक बात ये भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे pH बढ़ेगी तो फेरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने, pH बढ़ेगी तो फेरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक लाइन जो है मेरी कोशिश है आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो उसे नोट कर लीजिएगा। Fe+2 और Fe+3 जो हैं उनकी 100 से 1000 गुना, मतलब 1000 फोल्ड कम होता जाता है जब हम एक pH बढ़ा दें। क्या बोला मैं कि अगर pH 1 बढ़ेगी, मैंने कहा ना pH बढ़ेगी तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उसकी Fe के 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं, Fe+2 Fe+3, तो उसकी Fe+2 का 100 फोल्ड कम डिक्रीज आएगा, Fe+3 का 1000 फोल्ड का डिक्रीज आएगा एक्टिविटी में, है ना। तो इसे भी नोट करके लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में डेफिशिएंसी से रिलेटेड बात ये भी याद रखनी है कि सफिशिएंसी रेंज क्या है, मतलब कितना होगा प्लांट लीफ के अंदर फेरस तो सफिशिएंट माना जाता है। तो ये रेंज याद रखना 100 to 150 ppm, 100 to 150 ppm। और साथ में इसको ppm को ही अपन मिलीग्राम पर केजी भी लिखते हैं, पता होगा आपको, मिलीग्राम पर केजी, है ना। तो दोनों ही याद रखिएगा। और साथ में डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट याद करते हैं वो ये है कि इंटरवीनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स, याद आ गया। इंटरवीनल क्लोरोसिस, मैंने कहा था बड़ा नाम है इंटरवीनल क्लोरोसिस। जब बड़ा नाम आए तो 2 लेटर वाला वर्ड याद करते हैं, 2 अल्फ़ाबेट वाला, FE वाला, तो इस तरह से FE याद किया। यंगर लीव्स पूछ रहा है, यंगर लीव्स में तो वो लोग डेफिशिएंसी दिखाते हैं जो कि क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, राइट। तो इस वजह से अपने को याद रखना है कि ये यंग लीव्स के अंदर कौन है, फेरस डेफिशिएंट। सी से क्या दिखेगा, इंटरवीनल क्लोरोसिस नजर आएगा। इंटरवीनल क्लोरोसिस क्या मतलब, 2 वेन्स के बीच में क्लोरोसिस, जहाँ वेन तो ग्रीन है, लीफ के मार्जिन तो ग्रीन है, लेकिन वेन्स के बीच का जो एरिया है इंटरवीनल, 2 वेन्स के बीच का एरिया जो है वो येलो हो जाता है, यानी क्लोरोसिस हो जाता है। क्या सेकंड वन इज अंडर सीवियर डेफिशिएंसी, ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाए तो कंप्लीट वाइटनेस ऑफ लीफ, लीफ ज़्यादा ही सफ़ेद सी हो जाएगी, क्योंकि फेरस नहीं बन रहा। तो फिर क्या होगा,
वाइटनेस आ जाएगी पत्तियों के अंदर, ठीक है। थर्ड वन इज द ब्रॉन्जिंग इन द प्लांट इज ड्यू टू द फेरस टॉक्सिसिटी। टॉपिक चल रहा है डेफिशिएंसी का, मालूम है मुझे, लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ घुसा दिया कि जब फेरस की टॉक्सिसिटी हो जाए, ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा फेरस, तब उस कंडीशन में पैडी में ब्रॉन्जिंग देखी जाएगी। ब्रॉन्जिंग मतलब भूरापन जो है ना उसका, जिंक जैसा, सॉरी, जो जंग जैसा सा लग जाना, ब्रॉन्जिंग वर्ड याद रखते हैं हम। नोट करके एक पॉइंट लिखा है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्जिंग ऑफ गुआवा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गुआवा में ब्रॉन्जिंग किसकी वजह से होती है, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है, याद रखना। लेकिन पैडी के केस में ये एक टॉक्सिसिटी से है, किसकी टॉक्सिसिटी, हमारा प्यारा आयरन यानी Fe की टॉक्सिसिटी से। और फोर्थ वन इज द लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस, ये भी टर्म पूछी जाती है तो याद रखिएगा। लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस जो है वो किसकी कमी से है, फेरस की कमी से है। फेरस की कमी H2S का एक्सेस मिलके क्या बनाएगा, एक्यूची डिजीज़, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, रूट जंग से डेवलप नहीं हो पाती। तो ये तो ऐसा पॉइंट है जो कोई नींद में उठाए तब भी आपको याद होना चाहिए कि हाँ भाई एक्यूची डिजीज़ की दो बातें पता है मेरे को, एक तो फेरस की डेफिशिएंसी, H2S का एक्सेस होना, ठीक है। तो इस तरह से बातें कर जानी हमने डेफिशिएंसी और फेरस से रिलेटेड। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके दौरान हम फेकू मतलब कॉपर और उससे आगे के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। साथ में एट दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और साथ में इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।